नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एक विधवा ने अपने पति की ऑनर किलिंग के मामले में अपनी मां को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिकाकर्ता विधवा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि स्थिति दुखद है क्योंकि मामला टूटने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के भाई, मां और अब पिता सहित तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गई है और सभी आदेश एक ही न्यायाधीश ने पारित किए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बाल कल्याण समितियों द्वारा माता, पिता या अभिभावक द्वारा समिति को बच्चों के समर्पण के मामले में पालन की जाने वाली जांच और परामर्श की प्रक्रिया प्रदान करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस, बच्चों की देखभाल और संरक्षण एक्ट 2015 की धारा 110(2) के तहत नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में आज से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिए। बिजनेसमैन गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप को मार्केट रेगुलेटर सेबी से बड़ा झटका लगा। सेबी ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर के आईपीओ पर रोक लगा दी है। रोक लगाने की वजह अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई की जांच है। कंपनी आईपीओ के जरिए 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में थी। सेबी पहले भी आईपीओ पर रोक लगा चुकी। सेबी के नियम के मुताबिक आईपीओ के लिए आवेदन करने वाली कंपनी की किसी डिपार्टमेंट में जांच चल रही हो तो उसके आईपीओ को 90 दिन तक मंजूरी नहीं दी जा सकती है। इसके बाद भी आईपीओ को 45 दिन के लिए टाला जा सकता है। जून 2021 में सेबी ने लो कॉस्ट एयरलाइन गो फर्स्ट के आईपीओ पर भी रोक लगा दी थी क्योंकि उसके प्रमोटर के खिलाफ जांच चल रही थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महिला की सुरक्षा याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा, विवाहित और विवाह से पैदा हुए बच्चे के बावजूद अन्य पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने पुरुष के साथ अपवित्र गठबंधन में प्रवेश किया है। दंपति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और महिला के पति और परिजनों से अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की थी। दंपति का आरोप था कि ये सभी उनके लिव इन रिलेशनशिप का विरोध कर रहे थे। जस्टिस संत प्रकाश ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, इस प्रकार इस न्यायालय को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ एक अपवित्र गठबंधन में प्रवेश किया है। नीचे आरोपों को छोड़कर कि निजी प्रतिवादी संख्या 5 से 7 तक ने धमकी दे दी है, याचिकाकर्ताओं ने रिकॉर्ड पर कोई सहायक सामग्री नहीं रखी है। महिला का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 7 से जुलाई 2018 में हुआ था। विवाह से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। शादी से खुश नहीं होने पर आरोप लगाया गया कि पति ने महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने ससुराल छोड़ दिया। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी ने मुकदमे पर रोक लगाने या आरोप तय करने को तब तक टालने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जब तक कि जब्त किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्लोन प्रतियां उपलब्ध नहीं करा दी जाती हैं। आरोपी सुधा भारद्वाज और पत्रकार गौतम नवलखा ने 9 अगस्त को 15 आरोपियों के खिलाफ विशेष एनआईए अदालत के समक्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मसौदा आरोप प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट से मांग की है। गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित 3 सदस्यीय आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दी। आयोग ने कहा कि पुलिस संस्करण के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति BS चौहान के नेतृत्व में जांच पैनल की रिपोर्ट गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष पेश की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक KL गुप्ता भी इसके सदस्य हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से पुणे पुलिस को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 10 FIR में कठोर कदम नहीं उठाने के लिए कहा।
एफआईआर में एक बैंक ने वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी द्वारा बदनाम करने का आरोप लगाया था। इस वेब सीरीज को सोनी लिव ऐप पर प्रसारित किया गया था। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने कराड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक केयूसीबी की शिकायत पर 10 एफआईआर को रद्द करने और अंतरिम जांच पर रोक लगाने के लिए सोनी की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेडिकल छात्रों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने वाले छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि प्राइवेट काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने वाले मेडिकल में एडमिशन अवैध है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल मेडिकल कॉलेज को जारी किए गए डिस्चार्ज आदेश को चुनौती देते हुए कुछ मेडिकल छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आदेश में एडमिशन दिए गए 67 छात्रों को डिस्चार्ज करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दोषी को दी गई डिफॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के साथ पठित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 312, 32 और 34 के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें 7 से 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। प्रत्येक मामले में 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 3 साल के कठोर कारावास का आदेश दिया गया। हालांकि सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश केवल उन वकीलों की सराहना करते हैं जो तथ्यों और कानून पर तैयार किए गए अपने संक्षिप्त विवरण के लिए अदालत में आते हैं और जो अच्छी तरह से बहस करते हैं। आगे कहा कि वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध यानी बेटे या बेटी के आधार पर नहीं मिलती है। ये टिप्पणी तब आई जब जस्टिस चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ एक मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अदालत बहस कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।